हमने बात की थी टीएच मॉर्गन के बारे में कि उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने इसी को क्यों सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कराए थे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में डायहाइब्रिड क्रॉस कराए, तो इन्होंने काफ़ी सारे डायहाइब्रिड क्रॉस कराए थे। तो उस केस में इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो मेंडल ने कहा था कि एक डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशो जो रिज़ल्ट आता है F2 जनरेशन का वो आता है 9:3:3:1, लेकिन इस केस में ये नहीं आया, इस केस में आया 3:1। तो उन्होंने फिर देखा कि ऐसा हुआ क्यों। तो इससे एक बात तो पता चलती है कि जो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ था वो यूनिवर्सल नहीं था। यूनिवर्सल यानी कि वो हर किसी पे लागू नहीं होता, नॉट यूनिवर्सल। जो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ था वो यूनिवर्सल नहीं है सभी के लिए। उसमें क्या है, उसमें भी चेंजेस हैं। तो जब इन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस कराया तो रेशो ये ना आकर ये आया F2 जनरेशन का। हमें याद है जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस कराते थे तो ये रेशो आता था मेंडल में जो हमने कराया था। तो इसका कारण क्या था, तो उन्होंने क्या देखा कि जिन ट्रेड्स को उन्होंने लिया है, जिन करेक्टर्स को उन्होंने क्रॉस करने के लिए लिया है, वो दोनों करेक्टर्स के जो जीन्स थे, दो जीन्स जो उन्होंने लिए थे, वो दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कम है। तो यहाँ पर जो टीएच मॉर्गन थे उन्होंने एक टर्म दी लिंकेज। लिंकेज का क्या मतलब है, लिंकेज का मतलब ये था कि जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर काफ़ी जनरेशन तक प्रेजेंट होते हैं अपने लोकस पर, मान लेते हैं यहाँ पर जीन आपका ए था और यहाँ पर जीन बी, तो ये काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर प्रेजेंट थे, एक आई कलर के लिए, एक बॉडी कलर के लिए। एक जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, काफ़ी लंबे समय तक अगर एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर दो जीन प्रेजेंट होते हैं तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं लिंकेज। और ये लिंकेज टर्म किसने दी थी, ये लिंकेज टर्म दी थी टीएच मॉर्गन ने। इन्होंने एक टर्म और दी थी रिकॉम्बिनेशन। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम लिंकेज के बारे में बात करते हैं कि लिंकेज क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो पहले हम बात करेंगे लिंकेज के बारे में। तो जो लिंकेज होता है इसका मतलब होता है फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पर दो जीन्स का फिजिकली प्रेजेंट होना या फिर जुड़े रहना काफ़ी जनरेशन तक। और ये जो जीन्स है इनहेरिटेड होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक और उसी क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट होते हैं। जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम, जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं हम लिंक्ड जीन, और जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनलिंक्ड जीन। तो लिंक्ड जीन वाले केस में रेशो आ रहा है 3:1 हमारा। बेटसन एंड पन्नेट ने 1906 में इसकी डिस्कवरी की थी और इसे एज अ रेगुलर कॉन्सेप्ट मॉर्गन आगे लेकर आए थे 1910 में। जब इन्होंने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर काम किया तब इन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया था कि रेशो 9:3:3:1 आने की बजाय 3:1 आ रहा है। तो इस क्रॉस को हम थोड़ा देख लेते हैं। नॉर्मली जो हमने बात की है डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में की है इससे पहले, तो जो आपका डायहाइब्रिड क्रॉस होता था वो ये था। F1 जनरेशन हमारी इस तरीके से बनती थी, हमने दो ट्रेड्स लेते थे और दोनों ही ट्रेड्स का क्रॉस कराने के बाद इस तरीके का आंसर आता था 9:3:3:1। लेकिन ये जो रेशो है ये तब आता है जब ये जो करेक्टर्स हमने लिए हैं
ये दोनों करेक्टर्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होंगे, तब रेशो आएगा 9:3:3:1। लेकिन जिन करेक्टर्स को हम ले रहे हैं और अगर वो करेक्टर्स सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया है फ्रूट फ्लाई में ही ग्रे एक बॉडी कलर लिया है और दूसरा विंग्स का साइज, तो इस तरह का हमने ये दो ट्रेड्स लिए और ये दोनों ही ट्रेड्स सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। वो रेशो किस केस में था, जब ट्रेड्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट थे, और यहाँ पर जो ट्रेड्स है सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, बहुत ही पास में हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हुए एक साथ रहेंगे। तो हमने कौन कौन से करेक्टर लिए, बॉडी कलर लिया है और विंग्स का साइज लिया है। डोमिनेंट है हमारे पास ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग्स, ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग्स, ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग, यहाँ पर रिसेसिव करेक्टर्स हैं। तो इसके लिए हमने रिप्रेजेंट किया है कि ये दोनों पास में एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो जब गैमीट्स बनेंगे तो ये दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, एक ही पेयर जाता है आगे गैमीट्स बनने के टाइम पे। तो जब गैमेट्स बनेंगे कैपिटल GL अलग हो जाएंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में जब कंबाइंड होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब कॉम्बिनेशन होता है, ये N है, ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, आपस में जुड़ेंगे और ये डबल हो जाएगा, तो ये 2N इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखेंगे ये GL है, ये GL है। अब तक हम देखते आए थे होता क्या था कि ये चेंज हो जाता था, ये इसके साथ जुड़ सकता था स्मॉल के साथ, इस तरीके से कैपिटल G स्मॉल है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, जैसा कि हमने पढ़ा है मियोसिस में गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में आपने देखा होगा उसमें होता क्या है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं सबसे पहले उनमें पेयरिंग होती है, होमोलॉगस में पेयरिंग होती है, और उसके बाद क्या होता है, उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है, यही तो होता था। तो क्रॉसिंग ओवर के वक्त पर क्या होता था, क्रॉसिंग ओवर के वक्त पर जो आर्म्स होती हैं क्रोमोसोम्स की, होमोलॉगस क्रोमोसोम की, वो आपस में क्रॉस करती हैं इस तरीके से, इस तरीके से इनमें क्रॉसिंग होती है, ताकि जीन्स जो लूजली कनेक्ट हैं या फिर दूर प्रेजेंट होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये G और L आपस में बहुत ही पास में है, तो इसीलिए यहाँ पर चेंजेस नहीं हुए हैं, ये ऐसे के ऐसे ही आगे आ गए हैं। तो जब हमने इन्हें लिया, F1 जनरेशन हमारी क्या थी, GL कैपिटल G स्मॉल g कैपिटल L स्मॉल l, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। नॉर्मली क्या बनना चाहिए था, 4 गैमेट्स बनने चाहिए थे, लेकिन इस केस में 2 ही बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर के वक्त इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, क्योंकि ये लिंक्ड जीन थे, उसी जगह पर ये बने रहे हैं। तो इसीलिए जो आपके गैमेट्स बने हैं वो यही हैं, कैपिटल G कैपिटल L स्मॉल g स्मॉल l, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। ये लिंक्ड जीन के केस में हम पढ़ रहे हैं फॉर लिंक्ड जीन्स। जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से, इनमें कोई भी चेंज आपको देखने में नहीं मिलेगा। तो इस तरह के आपके गैमेट्स बनेंगे। तो जब ये गैमेट्स बने हैं इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल GL स्मॉल GL कैपिटल GL स्मॉल GL। अब जब आप इनका क्रॉस कराएंगे, जो हम पन्नेट स्क्वायर का यूज़ करके इनका क्रॉस कराते हैं कुछ इस तरीके से, कैपिटल GL स्मॉल GL कैपिटल GL स्मॉल GL, तो ये क्या बनेगा, कैपिटल G स्मॉल g कैपिटल L स्मॉल l, कैपिटल G स्मॉल g कैपिटल L स्मॉल l, और यहाँ पर सभी स्मॉल आएंगे इस तरीके से। तो यही है कैपिटल G कैपिटल L कैपिटल L, ये हमने यहाँ पर लिंक्ड हैं, इसलिए इन चीज़ को हमने ऐसे दिखाया है ताकि आप इस चीज़ को जान सके। जब दो ट्रेट्स, दो करेक्टर्स के जीन बहुत ही करीब मतलब पास में प्रेजेंट होते हैं एक ही क्रोमोसोम पर,
तो वो लिंक्ड होते हैं। और लिंक्ड जीन के केस में क्रॉसिंग ओवर के वक्त भी उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, जिसकी वजह से गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर वो ऐसे ही पास हो जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन वो उसी पोजीशन में पास होते हैं। तो अब आप रेशो देखेंगे, अगर हम फिनोटाइप देखें, F2 का फिनोटाइप देखने में कैसे हैं, कैपिटल G कैपिटल L कैपिटल G कैपिटल L कैपिटल G कैपिटल L। तो इन तीनों केसेस में बॉडी ग्रे होगी और विंग्स होंगे लॉन्ग, सिवाय इस केस के, क्योंकि यहाँ पर सभी रिसेसिव है, ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स। तो रेशो क्या हुआ, 3:1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डिफरेंस आता है। जब जीन लिंक्ड होंगे तो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन वो एज इट इज़ ही नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, रेशो में चेंजेस आएगा। इसी के साथ कुछ और बातें भी है लिंकेज में। इसमें क्या होता है, जीन्स लाए एक ही क्रोमोसोम में और लीनियर ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। जो जीन्स की टेंडेंसी होती है एक साथ रहने की होती है पेरेंटल कॉम्बिनेशन में, जब कॉम्बिनेशन होता है क्रोमोसोम्स का या फिर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इसी के साथ साथ जो डिस्टेंस होती है लिंक जीन के बीच की एक क्रोमोसोम के ऊपर, वो उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है लिंकेज की। इन दोनों के बीच में जितनी कम डिस्टेंस होगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होती है दो जीन्स के बीच में उतनी ही लेस स्ट्रेंथ होगी। दो जीन्स टाइटली लिंक होंगे इस तरीके। तो जब जीन्स ग्रुप होंगे सेम क्रोमोसोम पर, सेम और उनके बीच में जो लिंकेज है वो टाइटली लिंक्ड है, डिस्टेंस कम है, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी रिकॉम्बिनेशन की लो होगी। लेकिन जब वो लूजली लिंक्ड होंगे दो जीन्स, तो उनके बीच की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई होगी। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या देखा, वाइट और येलो जो जीन्स थे वो टाइटली लिंक होते हैं तो फ्रीक्वेंसी 1.3 थी, जबकि वाइट और मिनिएचर वाले विंग्स के जो जीन्स थे वो लूजली लिंक होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई थी। मॉर्गन के स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टर्टवेंट, उन्होंने इस फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हुए रिकॉम्बिनेशन का जीन्स के बीच की, उन्होंने क्या किया था, मेज़र की थी डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, और इसी की मदद से इन्होंने पोजीशन भी मैप की थी क्रोमोसोम की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉर्गन के उन स्टूडेंट का नाम बताएं जिन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हुए क्रोमोसोम की पोजीशंस को मैप किया था। किस केस में हायर रिकॉम्बिनेशन होती है और किस केस में लोअर रिकॉम्बिनेशन होती है। तो लोअर रिकॉम्बिनेशन कब होगी, जब जीन टाइटली लिंक्ड होंगे, और हायर रिकॉम्बिनेशन कब होगी, जब जीन लूजली लिंक्ड होंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो कि मॉर्गन ने दिया था।